नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित के पहले अध्याय का प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यही है पहला प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं और सभी को हल करना है। तो आइए इनको हल करते हैं। अब इसके पहले प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो याद रखना है, 2 से लेकर 100 तक की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी कंठस्थ रहनी चाहिए। तब आप इस सवाल को जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। जैसे पहला हल करते हैं 140 को आप मौखिक भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जो नियम कहता है उसके अनुसार हम बगल में रफ भी करते जाएंगे। सबसे पहले 140 2 से 70 बार में ये कटेगा, फिर 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में। इसी को लिख देना 2 × 2 × 5 × 7। ये आपका अभाज्य गुणनखंडन हुआ, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए आपको एक स्टेप और करना होगा। तो ये देखिए 2 बार आया है तो इसका पावर 2 लिख देंगे। 5 एक बार आया है और एक बार 7 आया है। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर। फिर दूसरा भी देखते हैं। दूसरा है 156। उसको भी हम इसी तरह तोड़ेंगे। 156 को 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 से 39 बार में, फिर 3 से 13 बार में। देखिए हमेशा आपको अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंडन करना है, इसलिए हमेशा अभाज्य संख्या को प्राथमिकता देना है। तो आइए इसको भी लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको भी अगर सीधा किया जाएगा तो 2 पर पावर 2 × 3 × 13। ये हो गया क्लियर। अब इसका तीसरा देखते हैं। तीसरा है 3825, 3825। 3825 को भी इसी तरह तोड़ लेंगे। देखिए सबसे पहले ये हो गया 5 × 10 = 18, तो ये 3 से कटेगा। 3 से कटा दीजिए। 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 × 7 = 21 और 3 × 5 = 15। इसके बाद फिर ये 3 से ही कटेगा। 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। फिर 5 से कटता है। 5 × 8 = 40 और 5 × 25। 5 से 17 बार में ये टूट चुका है। अब इसको लिख देंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब इसका नेक्स्ट स्टेप लिख देंगे। 3 पर पावर 2 × 5 पर पावर 2 × 17, और ये हो गया कंप्लीट। इसी का चौथा प्रश्न जो है वो है 5005। तो 5005 को भी तोड़ लेंगे। 5005 से तो ये सॉलिड कट रहा है, इसको कटा देंगे। 5 × 5, 5 × 5। फिर देखिए ये 11 से साफ साफ दिख रहा है कि कटेगा, क्योंकि इसके सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग बराबर है। तो ये 11 से कटा दीजिए। 11 × 9 = 99, बचा 1, तो 11 × 1 = 11। फिर 7 से भी 13 के टेबल में आ रहा है, तो ये हो गया फाइनल। तो इसको लिखेंगे 5 × 7 × 11 × 13। लिखते समय हमें व्यवस्थित कर लेना। भाग आप किसी भी संख्या से दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं। इसका अंतिम वाला 7429 है। 7429 इसको जब तोड़ेंगे तो ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा। 17 से 17 × 4 = 68 और 17 × 3 = 51
और 17 7 119, 437 बार में ये कट जाएगा जब आप इसमें 17 से भाग देंगे रफ में। फिर आप 19 से भाग देंगे तो 19 दूना 38, 5 19 तिया 57, ये भी आपका टूट गया। ये 17 गुने 19 गुने 23, यहीं पर इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो चलिए इसका पहला लेते हैं और पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, फिर इसका जांच भी करते हैं। तो पहला है 26 91, तो 26 91 को लिख लेंगे 26 और 91। ये देखिए बिना भाग किए छोटा संख्या, तो 2 गुने 13 डायरेक्ट लिख लेंगे। और ये 7 से 13 बार में कटता है, तो 13 7 91। तो एचसीएफ इसका बड़े आसानी से निकल गया, जो दोनों में कॉमन होता है और वो जितना अधिकतम आ जाए कॉमन, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो 13 एचसीएफ हो गया। फिर आएगा एलसीएम। एलसीएम के लिए जो भी संख्या लिखा हुआ है वो अधिकतम जितनी बार आ गया है वही नोट करना है। तो 2 अधिकतम एक बार आया है, 7 एक बार आया है और 13 अधिकतम एक बार आया है, दोनों में एक एक बार। तो ये हो गया 7 दूनी 14 गुने 13, 13 गुना 14 करेंगे, 13 14 182। तो ये हो गया 182। अब देखते हैं इसका एलसीएम एचसीएफ दोनों आ ही गया है, जांच करेंगे। जांच में हमको कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुना एलसीएम होता है। तो पहले दो संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या है 26 और 91। 26 और 91 को जब आप रफ में गुना करेंगे तो ये होगा 23 66। फिर इसका एलसीएम और एचसीएफ वाला को गुना करेंगे, तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर हो गया 182 गुने 13। तो 13 दूनी 26, 13 8 104, 2 106, 13 और 10 23 हो गया। तो ये भी उतना ही हुआ जितना ऊपर वाला हुआ। तो अंतिम लाइन में हम ये लिख देंगे, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, एक ही बात है। और ये प्रमाणित हो गया क्योंकि हमने इसको चेक भी किया है। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न, क्या ये इसी रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। दूसरा है 510 और 92। तो 510 और 92 को देखेंगे, तो इसको भी तोड़ना है पहले अभाज्य गुणनखंडन में। तो 2 गुने 3, 2 तिया 6, और फिर ये 5 30, 30 51 होगा, 17 तिया 51। तो ये टूट चुका है। फिर इसका देखते हैं 2 से 46 बार में, फिर 2 से 23 बार में। तो ये हो गया 23 दूनी 46 दूनी 92। ये हो गया गुणनखंड कंप्लीट। अब इसका क्या करना है, एचसीएफ पहले देख लेंगे। एचसीएफ में देखना है कि अधिकतम कोई भी संख्या कितनी बार आया है जो दोनों में हो। तो 2 दोनों में है और अधिकतम 2 जो है दोनों में एक ही बार आया है। अधिकतम कॉमन एक बार 2 आया है, फिर दूसरा कोई संख्या नहीं।
एलसीएम। एलसीएम में देखेंगे कोई भी संख्या किसी भी पंक्ति में अधिकतम जितनी बार आया हो वो सबको ले लेना। तो ये 2 एक बार इस लाइन में है, लेकिन इस लाइन में 2 बार है, तो इसका अधिकतम 2 बार हो गया। 3, 5, 17 और 23, इन सभी को गुना कर लेंगे। जब हम इसको गुना करेंगे, ये गुना करके आ जाता है 23,460। अब इसको भी जांच कर लेंगे जैसा कि पहले प्रश्न को किया है। तो जांच में हम देख रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल पहले चाहिए। 2 संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल में आता है क्या वो देखते हैं। 510 और 92, 510 और 92, इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46,920। अब एचसीएफ और एलसीएम को देख लेते हैं गुना करके। यहाँ से जांच शुरू है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम, ये हो गया 2 गुने 23,460, तो ये हो गया 46,920। दोनों ही इक्वल हो चुका है। और इसका जो ये लास्ट लाइन था इसको यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो आपने देखा पहला और दूसरा बड़े ही आसानी से बन गया। इसी तरह तीसरा भी है। तीसरा में है 336 और 54। तो 336 को लिख लेंगे और 54 को भी लिख लेंगे, फिर दोनों को तोड़ देना है। तो 336 को पहले यदि तोड़ते हैं तो 2 से फिर 2 से फिर कट रहा है, 2 से फिर 2 से फिर 3 से, और ये कंप्लीट हुआ। ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार है, फिर गुने 3 गुने 7, फिर 54 का 2 से 27 बार में, फिर 3 गुने 3 गुने 3, ये 27 का है। अब इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट स्टेप है एचसीएफ। सबसे पहले निकाल लीजिए। एचसीएफ में है, देखिए 2 अधिकतम 4 बार आया, इसमें 1 ही बार आया तो 1 बार ले लेंगे। 3 अधिकतम इसमें तो 1 आया है, इसमें 3 बार आया, लेकिन एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन हो और उसमें जो अधिकतम हो वही रखना है। तो 3 एक ही बार है अधिकतम जो कि दोनों में है, ये हो गया 6। अब एलसीएम भी देख लेंगे। एलसीएम में 2 जो है अधिकतम 4 बार आया है, 3 अधिकतम 3 बार आया है, तो 2 और 3 क्लियर, बच गया 7। अब इसको गुना करेंगे तो ये 16 है, ये 27 है। 16, 27 और 7, 16 7 112 गुने 27, तो 112 गुने 27, 30 24 टोटल। तो इसको लिख देंगे 30 24। अगला स्टेप जांच का है, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। ये हो गया है 336 गुने 54, तो ये हो जाएगा 18,144। रफ में आप इसे गुना करके चेक कर लेंगे। तो अब इसका दूसरा स्टेप बच गया है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये हो गया 30
24 गुने 6, तो 24 छाक 144, तो 44 रख लीजिए, एक इसके जगह भी इसको भी रख ही दीजिए, चौतिया 18। तो ये देखिए बड़े आसानी से आ गया इसका भी। तो ये हो गया आपका तीसरा भी कंप्लीट। अब हम इसके अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला है तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम का है, लेकिन इसमें जांच नहीं करना है, केवल निकाल कर छोड़ देना है। तो देखते हैं, इसका पहला प्रश्न लेते हैं, 12, 15, 21। तो 12, 15 और 21। 12, 15, 21 में बड़ा आसान संख्या दिया है, 2 से, फिर 2 से ही, फिर 3 से, फिर ये 3 और 5 से टूट जाएगा, ये 3 7 21। तो एचसीएफ सबसे पहले निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें कम भीड़ है। 3 3 3 कॉमन वाला है, क्लियर। अब इसके बाद एलसीएम भी देख लेते हैं। एलसीएम में देखते हैं, 2 अधिकतम यहाँ से वहाँ तक में 2 बार आया है, 3 अधिकतम 1 बार आया है, 5 1 बार आया और 7 1 बार आया है। तो ये हो गया 2 दूनी 4, तिया 12 पंचे 60 और 6 7 42, ये हो गया 420। ये हो गया कंप्लीट एचसीएफ एलसीएम, क्लियर। इसी का दूसरा प्रश्न है, 17 23 29। तो 17 23 29, तो 17 तो 17 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 23 को भी 23 गुने 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 गुने 1 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 17 और 23 और 29 तीनों के तीनों अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या टूटता नहीं है किसी भी संख्या से, वो 1 से ही कट सकता है या सेल्फ से, तो इसीलिए दोनों को लिख दिया गया है। अब देखिए, इसका एचसीएफ निकालना बिल्कुल आसान हो गया। एचसीएफ हो गया 1, क्योंकि जो सब में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था, तो 1 मेंशन करके आप लिख लेंगे। फिर है एलसीएम। एलसीएम में 17 गुने 23 गुने 29 करेंगे, ये हो जाएगा 11 33 9। बस ये भी कंप्लीट हो गया, ये दूसरा था। अब इसी का तीसरा देखते हैं। तीसरा है 8 9 और 25। 8 9 और 25। 8 को हम तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 में, 9 को भी 3 गुने 3 में, और 25 को 5 गुने 5 में। तो एचसीएफ इसका भी बड़ा आसानी से निकलने वाला, क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा है कॉमन, तो नहीं कुछ तो एक तो सबके साथ होता है। फिर एलसीएम भी इसका निकाल लेंगे, तो ये हो गया 8 गुने 9 गुने 25, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है तो डायरेक्ट संख्या को ही गुना कर देंगे। ये हो गया 25 8 200, इधर 9 है तो 2 9 1800 कुल। अब इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा है 306 और 657 बराबर 9। ये क्या है? एचसीएफ। तो कहने का मतलब एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दिया है। फिर एलसीएम निकालना इसी 306 और 657 का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ पहले ही दे रखा है कि ये 9 है, किसका है वो भी लिखा हुआ है 306 और 657 का। संख्या दोनों उपलब्ध है, एचसीएफ भी उपलब्ध है और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फॉर्मूला हो जाता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ। यही फार्मूला हमने इससे पहले वाले प्रश्नों में भी दोनों में यूज किया है, तो वही आ गया है।
अगर आप इसको इधर करेंगे तो साफ साफ दिखता है, लेकिन हमें जिससे काम होता है उसको अलग रखते हैं, बाकी बात को दूसरी ओर भेज देते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल है तो 306 गुने 657 बटे में 9, तो 9 से 9 7 63 और 9 तिया 27, 73 बार में ये कट गया। इन दोनों को अब गुना कर देंगे जो कि आपको 22 33 8 प्राप्त होगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगला और पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखिए, इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले मानना पड़ता है, फिर हमें जांच करना होता है कि शून्य लाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर वो चीज़ इसमें है गुणनखंड में तो सीधा लिख दिया जाएगा कि हाँ, अथवा नहीं लिख देंगे। तो देखते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक संख्या है। देखिए, ए को धनात्मक संख्या माना गया है तो ए बराबर हो जाएगा 6 टू द पावर n। इसके बाद इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे गुणनखंड में, 2 गुने 3 हो गया 6 और इसी पर है पावर n। हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि किसी भी दो गुना वाले संख्या पर यदि पावर हो दोनों के लिए तो पावर जो है दोनों का अलग अलग लिख दिया जाता है। तो ये हो गया 2 पर पावर n गुने 3 पर पावर n। ये जिस फार्मूला से आया है उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये हो गया ए बी होल टू द पावर n, तो ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n, इस फार्मूले का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से हमें जांच करना है कि कोई भी संख्या यदि शून्य होता है तो उसके लिए अनिवार्य क्या है। तो उसके लिए नियम है, कोई भी संख्या यदि उसका इकाई अंक शून्य है तो उसमें 2 और 5 निश्चित रूप से उसमें प्रेजेंट होगा जब आप उसका गुणनखंड करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड। तो हम यहाँ ऐसा देख नहीं रहे हैं, तो हम सीधे तौर पर यहाँ कहेंगे किसी भी संख्या का अंत यदि शून्य पर होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में दो और 5 अवश्य होगा। किंतु 6 टू द पावर n में 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n है, अतः n के किसी भी मान के लिए सिक्स टू द पावर n का अंत शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और ये सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है और क्यों।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा और देखना होगा कि ये भाज्य यदि है तो क्यों है। तो जैसा प्रश्न है उसको पहले लिखना है। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस में 5 है। दोनों को जांच करेंगे अलग अलग। इसमें देखिए 13 कॉमन है, ले लेंगे तो बचा 11 7 77 और प्लस इधर 1 बच जाएगा तो ये हो गया 13 गुने 78। तो देखिए किसी भी संख्या को भाज्य होने के लिए उसका 2 से अधिक अपवर्तक होना अनिवार्य होता है। तो इसमें देखिए यहाँ भी 1 रख दीजिए तो ये हो गया 2 से अधिक अपवर्तक। फिर अब इसको चेक कर लेते हैं। इसमें 5 कॉमन है, 5 ले लेंगे तो बच गया 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस में यहाँ 1 होना है क्योंकि 5 कॉमन ले लिए हैं और इसका 1 तो लिखना ही नहीं है। अब देखिए 2 तिया 6 चौको 24 छाक 144 144 गुने 7 तो 144 गुने 7 करेंगे तो ये होगा 4 सत्ते 28 और 14 सत्ते 98 2 100। तो टोटल मिला के ये हो गया 1008 और प्लस में 1 अभी बाकी है, जोड़ दीजिए तो ये होगा 5 गुने 1009। इसमें भी 1 रखा जा सकता है, इसका भी देखिए 2 से अधिक अपवर्तक आ गया है। तो हम इस दोनों संख्या को देखकर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये भाज्य क्यों है। तो कारण लिखेंगे कि संख्या भाज्य है क्योंकि इसका 2 से अधिक अपवर्तक है, अपवर्तक है। और इस वजह से ये हो जाएगा भाज्य। तो ये भी प्रश्न हो गया आपका छठा कंप्लीट। अब अंतिम प्रश्न बचा है जिसको हम लोग देखेंगे। प्रश्न बड़ा है लेकिन आंसर बिल्कुल छोटा है। तो देखिए अगला प्रश्न है, इसका 7वां और अंतिम प्रश्न है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो एक गोल वाला परिपथ है जिस पर ये दोनों चलना प्रारंभ करता है। तो एक 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, दूसरा 18 मिनट में। हमको बताना है कि कौन सा ऐसा चक्कर होगा कि ये दोनों फिर से एक ही स्थान पर मिलेंगे। एक ही स्थान पर मिलने के लिए इसमें एलसीएम करना अनिवार्य होगा, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या ऐसा पकड़ना है जो इस दोनों से विभाजित हो तो वो इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम इसका निकाल देंगे। एलसीएम के लिए क्या करना है, 12 और 8 को तोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 और ये हो गया 18 है तो 2 नमा 18 तो 3 3। इसमें एलसीएम के लिए देखिए 2 का अधिकतम पावर 2 है और उसके बाद 3 अधिकतम 2 बार आया है तो ये हो गया 2 दूनी 4 और इधर 3 तिया 9 तो 9 चौके 36 इसका फाइनल आंसर आया। तो इसमें हम लिखेंगे अतः 36वें मिनट में दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह से आपका यह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग मिलेंगे
अगले अध्याय प्रश्नावली 1.3 में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, सभी प्रश्नों का उत्तर समझ में आया, तो इसमें यस लिखकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।